यस दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत पर, और रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी। लास्ट हम ये पॉइंट पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं सामान्य इच्छा और बहुमत में क्या अंतर होता है। सामान्य इच्छा और बहुमत में क्या अंतर होता है, देखिए, अगर हम बात करें, यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करे तो यह कार्य सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। इसका मतलब सामान्य इच्छा में मूल आधार होता है हित, परार्थ। सामान्य इच्छा लोक कल्याण के ऊपर बेस्ड होती है, उसका फंडामेंटल होता है, उसकी नींव होती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने की कोशिश करे तो वह सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति केवल किस में होती है? लोक कल्याण में निहित होती है, लोक कल्याण में वह अभिव्यक्त होती है। लेकिन बहुमत इससे बिल्कुल भिन्न होता है। बहुमत में हो सकता है इसकी अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं होता, यह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यानी बहुमत जो है वह बेसिक बात देखो, इसमें बेसिक अंतर बहुमत से भिन्न है। इसकी अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य का है, संख्या का कोई मूल्य नहीं होता, यह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, बहुमत एक अलग था। बहुमत तो सीधा से कहता है कि 100 है तो 51, अगर 200 हैं तो 101, अगर 1000 हैं तो 501। बहुमत तो सीधी बात ये बोलता है। लेकिन सामान्य इच्छा ये नहीं कहती कि हम जो है बहुमत के आधार पर काम करेंगे। सामान्य इच्छा अपनी बात का प्रतिपादन सीधे शब्दों में यूँ करती है, जो बात, जो तथ्य, जो आंकड़ा लोक कल्याण की पूर्ति करता है, जो लोक कल्याण से परिपूर्ण है, जो लोक कल्याण से परिपूर्ण है, उसको वह क्या नाम देता है? जो लोक कल्याण से परिपूर्ण है उसको वह नाम देता है सामान्य इच्छा। इसका मतलब हो सकता है बहुमत जन कल्याण पर आधारित ना हो सकता है बहुमत परार्थ पर आधारित ना हो, लेकिन सामान्य इच्छा का ये आधार है, ढांचा है, बेसिक है, नींव है, मूलभूत तथ्य है कि वह हमेशा जन कल्याण पर आधारित होती है, वह हमेशा लोक कल्याणकारी होती है, वह लोक कल्याण के आधार पर ही ऑपरेट होती है, लोक कल्याण के आधार पर ही संचालित होती है और चलती है। तो यह बहुमत से भिन्न होती है। इसकी अभिव्यक्ति में संख्या का महत्व तो नहीं होता। हो सकता है समाज के 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति समाज के भले की बात कर रहा हो, समाज के भले की बात कर रहा हो, और 99 व्यक्ति उसे जो है बुराई की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक व्यक्ति की इच्छा जो है वो क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी, एक इच्छा जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है लोक कल्याणकारी सामान्य इच्छा। इसका उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे कोई पुल है, उस पुल के पास में 100 व्यक्ति खड़े हैं, 100 में से 40 व्यक्ति ये कह रहे हैं कि इस पुल को मत तोड़िए, इस पुल को अभी मत तोड़िए, अभी बारिश आने वाली है, कुछ दिनों बाद बारिश आएगी, जब बारिश का मौसम चला जाए उस बाद में उस पुल को तोड़ देना और नया बना देना। लेकिन वहाँ पे 60 व्यक्ति ऐसे खड़े हैं जो ये चाहते हैं कि इसके तोड़े जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हम में से कोई एक हथिया लेगा। वो 60 व्यक्ति कह रहे हैं नहीं अभी तोड़ दो, बारिश आएगी वो तो अलग बात है, तब तक तो हम बना देंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं बारिश आएगी तब तक पुल बनना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। फिर वो किसकी बात कर रहे हैं? वो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। वह 60 होकर भी 100 में से 60 होकर भी क्या कर रहे हैं? वह अपने स्वार्थ की पूर्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन 60 में से 40 उनकी संख्या कम है, फिर भी वह लोक कल्याण की बात कर रहे हैं। इसलिए सामान्य इच्छा 40 व्यक्तियों की इच्छा है, सामान्य इच्छा 40 व्यक्तियों की इच्छा है, और जो है 60 है वह बहुमत की इच्छा है। तो बहुमत की उस इच्छा में क्या नहीं है? लोक कल्याण छुपा हुआ नहीं है। सामान्य इच्छा व सर्वसहमति, इस बात को जानिए। सामान्य इच्छा व सर्वसहमति। सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित निहित होता है। सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समाज कल्याण, समाज कल्याण से संबंधित होती है। आप सामान्य इच्छा का यह आधारभूत तथ्य जान लो कि सामान्य इच्छा पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड रहती है? सामान्य इच्छा सदैव सदा हमेशा किसके ऊपर डिपेंड रहती है? वह सार्वजनिक हित को बनाकर रखती है, सार्वजनिक हित को महत्व देती है। जबकि सर्वसहमति यह व्यक्तियों के हितों से संबंधित हो सकती है। इसमें व्यक्तिक हित छुपे होते हैं। सभी व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त इच्छा भी हो सकती है। यह सभी व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त इच्छा भी हो सकती है, लेकिन इसमें जन कल्याण आधार नहीं है,
इसमें पूरी तरह से जन कल्याण आधार है। तो सर्वसहमति होना अलग तथ्य, सामान्य इच्छा होने के लिए यहाँ पे अल्पसंख्यक भी जो है सामान्य इच्छा बन सकता है यदि वह किस पर टिका हुआ है, समाज कल्याण की भावना पर टिका हुआ है। तो यह अंतर हुआ सामान्य इच्छा और सर्वसहमति का। यह व्यक्तियों के हितों से संबंधित हो सकती है, लेकिन ये व्यक्तियों के हितों से, ये लेकिन वो लिमिटेड व्यक्ति हैं, लेकिन ये क्या कहती है, पूरे समाज के कल्याण से संबंधित होती है, सार्वजनिक हित से संबंधित होती है। इसमें जिन व्यक्तियों का हित है उनकी संख्या लिमिटेड है। अगला तथ्य जानिए, सामान्य इच्छा और लोकमत। सामान्य इच्छा और लोकमत। सामान्य इच्छा कभी भी विकृत नहीं हो सकती, ध्यान रखिए, सामान्य इच्छा कभी भी विकृत रूप में सामने नहीं आ सकती। सामान्य इच्छा किसी से प्रभावित नहीं होती। सामान्य इच्छा में लोक कल्याण आधार होता है। सामान्य इच्छा पूरे समाज का भला चाहती है। लेकिन लोकमत ऐसा हो सकता है, लोकमत ये हो सकता है कि वह लोकमत किसी मीडिया से, समाचार पत्र से, किसी तथ्य से, किसी आंकड़े से प्रभावित हो जाए और अपनी राय को बदल ले। तो यहाँ पे सामान्य इच्छा के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लोकमत में ये हो सकता है वह किसी से प्रेरित होकर अपनी राय को बदलकर गलत प्रकार से प्रस्तुतिकरण दे रहा हो। इसको समझो, सामान्य इच्छा कभी भी विकृत नहीं होती तथा सदैव बिना किसी के प्रभाव में काम, क्षमा चाहता हूँ, सदैव बिना किसी के प्रभाव में काम करती है, प्रभाव में नहीं आती, किसी के प्रभाव में नहीं आती। ये में लिखा हुआ है, किसी के प्रभाव में नहीं आती। दोस्तों इसको में पढ़िएगा, किसी के प्रभाव में नहीं आती, किसी के प्रभाव में नहीं आती तथा सदैव समाज के सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है, समाज के हित का प्रतिनिधित्व करती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकमत समाज हित से संबंधित न हो, जैसे लोकमत को मीडिया समाचार पत्रों ने भ्रष्ट कर दिया हो, लोकमत को मीडिया समाचार पत्रों ने करप्ट कर दिया हो। आप सिंपल बात ध्यान रखें, सामान्य इच्छा कभी भी विकृत नहीं होती, इसके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, यह सदैव समाज के सामान्य हित का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि लोकमत कभी ऐसा भी हो सकता है कि लोकमत समाज हित से संबंधित न हो, जैसे लोकमत को मीडिया समाचार पत्रों ने भ्रष्ट कर दिया हो, लेकिन सामान्य इच्छा के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव लोकमत का नहीं पड़ता। अब देखिए, सामान्य इच्छा और संप्रभुता। सामान्य इच्छा व संप्रभुता, इसमें क्या डिफरेंस है सामान्य इच्छा में और संप्रभुता में? सामान्य इच्छा के अंतर्गत संप्रभुता आती है। पहले तो इस बात को जानिए, सर्कल से स्पष्ट हो रहा है। सामान्य इच्छा के अंतर्गत संप्रभुता आती है, प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध किसी को भी उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता भी कहते हैं। फिर से जान लो, सामान्य इच्छा के अंतर्गत संप्रभुता आती है, प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध किसी को भी विरोध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता भी कहते हैं। आप इसको सरलता से यूं जानो, सामान्य इच्छा के माध्यम से, सामान्य इच्छा के माध्यम से, जनरल विल के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता समाज में निहित है, वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध किसी को भी उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। यानी सामान्य इच्छा के माध्यम से संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। संप्रभुता का तात्पर्य यहाँ पे गृह नीति और विदेश नीति के संचालन से है, गृह नीति और विदेश नीति के संचालन से है कि गृह नीति और विदेश नीति किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उसका संचालन होता है। तो यहाँ पे सामान्य मतलब ये हुआ कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत संप्रभुता आती है, सामान्य इच्छा के अंतर्गत संप्रभुता आती है, प्रत्येक व्यक्ति की होती है। जैसे मैंने आपको बताया, समाज की समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करने के लिए एक कलेक्टिव बॉडी का जन्म होता है। वो कलेक्टिव बॉडी जो होती है, वह जो एकत्रित व्यक्तित्व होता है, वह किसका संचालन करता है, वह कलेक्टिव बॉडी जो होती है वह समाज की व्यवस्था का संचालन करता है। तो उसके बाद सामान्य इच्छा बनती है और सामान्य इच्छा संप्रभुता को चलाती है। अगला पॉइंट जानिए क्या कहता है। अगला बिंदु है दोस्तों संप्रभुता। संप्रभुता ये क्या है? संप्रभुता अविच्छेदता, जनता से पृथक नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा अविभाज्यता,
समूची जनता में निहित होती है, विभाजित नहीं कर सकते। अनलिमिटेड, असीमित होती है। अमर्यादित, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अमर्यादित, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। संप्रभुता होती वो जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। कानूनों का मूल स्रोत, संप्रभुता के माध्यम से कानून बनते हैं। अप्रतिनिधित्व, एक व्यक्ति में नहीं होती, समूह में होती है। ये बात तो खुद ही अपनी थ्योरी में बोलता है ना, वो अपनी थ्योरी में खुद ही क्लैरिफाइड करता है रूसो, और अपनी बात को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि यहाँ पे कलेक्टिव बॉडी का जन्म होता है, एक सामूहिक व्यक्तित्व का विकास होता है। तो संप्रभुता अविच्छेदनीय है, अविच्छेदता उसमें, अविभाज्यता है, असीमित है, अमर्यादित है, कानूनों का मूल स्रोत है, अप्रतिनिधित्व, एक व्यक्ति में नहीं वरन समूह में निवास करती है। अगला पॉइंट देखिए, शासन संबंधी विचार, रूसो के शासन संबंधी विचार। रूसो क्या कहता है राज्य के बारे में? सामाजिक समझौते से बनी निकाय राज्य है। सामाजिक समझौते से बनी निकाय राज्य है। दूसरी बात, सरकार यानी शासन, शासन व राज्य अलग अलग हैं। संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियान्वित रूप देने के लिए सरकार का निर्माण होता है। शासन व राज्य दोनों अलग अलग हैं। देखो सुंदर बात क्या है, शासन संबंधी विचारों में क्या कहता है? राज्य सामाजिक समझौते से बनी हुई एक बॉडी है, निकाय है, स्टेट है, राज्य है। शासन व राज्य दोनों अलग अलग हैं। संप्रभु निकाय की इच्छा को, संप्रभु जो होता है यानी सामान्य इच्छा को संचालित करने वाला तत्व, संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियान्वित रूप देने के लिए सरकार का निर्माण होता है। तो सरकार क्या है? अभिव्यक्ति है। सरकार क्या है? राज्य की व्यवस्था का अभिव्यक्तिकरण है। तो शासन के माध्यम से इच्छा अभिव्यक्त होती है। संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियान्वित रूप देने के लिए सरकार का निर्माण होता है। तो सरकार क्या है? उसकी इच्छा को अभिव्यक्त करती है, शासन को चलाती है, व्यवस्था का संचालन करती है, नियमबद्धता को संचालित करती है, नियमों के अनुसार व्यवस्था को क्रियान्वित करती है। अगला पॉइंट, सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं होता। इन बातों से आपको समझ में आ जाएगी ये बात। सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते द्वारा नहीं होता, वह संप्रभुता संपन्न जनता के आदेश से होती है। संप्रभुता संपन्न जनता के आदेश से होती है। सरकार का जो निर्माण है संप्रभुता संपन्न जनता के आदेश से होता है। अतः सरकार संप्रभु का एजेंट है, अभिकर्ता है। संप्रभु की गतिविधियों को संचालित करने वाला जो अभिकर्ता है, एजेंट है, दैट इज गवर्नमेंट। अतः जन समुदाय इसे अपनी इच्छा से नियंत्रित और परिवर्तित कर सकता है। सरकार को कौन परिवर्तित कर सकता है? देखो रूसो अपने समझौते में कहता है, यदि सामाजिक समझौते की शर्तों का पालन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में जनता को उसे बदलने का अधिकार है। तो सामान्य इच्छा के माध्यम से समझौते के बाद जो घटना घटित होती है वो बार बार घटित होती है। बार बार डिसीजन लेने के लिए बार बार समाज उसमें हिस्सा लेता है। तो अगर जन समुदाय चाहे तो सरकार संप्रभु का एजेंट जो है इसे अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकती है। इच्छा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह यदि प्रॉपर तरीके से कार्य प्रणाली का संचालन नहीं करती है, समझौते की शर्तों की पूर्ति नहीं करती है। अब देखिए शासन का वर्गीकरण करता हो। रूसो के अनुसार शासन का वर्गीकरण 4 प्रकार बताता है। कुलीन तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, मिश्रित शासन। कुलीन तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, मिश्रित शासन। इसके संदर्भ में वह कोई विशेष विचारों का प्रकटीकरण नहीं करता। या कुलीन तंत्र, इसे वो बेस्ट मानता है, श्रेष्ठ मानता है। और यहाँ पे वो कहता है कुलीन तंत्र एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है वंशानुगत और एक होता है निर्वाचनात्मक। निर्वाचनक इलेक्शन बेस्ड, ये होता है जनरेशन बेस्ड, ये होता है नेचुरल। यह सर्वश्रेष्ठ है, दिस इज बेस्ट, इसको वो सर्वश्रेष्ठ मानता है। प्रजातंत्र की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वह समर्थन करता है। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता है। और इंग्लैंड के बारे में बड़ी सुंदर टिप्पणी कहता है। वो कहता है जब इंग्लैंड में इलेक्शन होता है केवल तब जनता स्वतंत्र रहती है, बाकी समय दास रहती है। क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते समय अपनी इच्छा से काम करती है, लेकिन एक बार चुन लेती है फिर उसकी गुलाम हो जाती है। तो वह प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का घोर विरोधी था। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का वह मसीहा भी कहलाता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानता है। शासन की सफलता की कुंजी वह जनसंख्या वृद्धि को मानता है। वो कहता है जनसंख्या जितनी जितनी बढ़ती है ना, तो यह शासन की सफलता की कुंजी है।
और संविधानों पर विचार करने के लिए टाइम टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर विचार करने के लिए सभाओं का आयोजन करना चाहिए, जिसे वह लोकसभा का नाम देता है। लोकसभाओं का आयोजन, पब्लिक के सभाओं का आयोजन करना चाहिए। यहाँ लोकसभा भारतीय सरकार का अंग हम जो है नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे संसद का अंग हम नहीं मान रहे हैं। वह कहता है कि संविधानों पर विचार करने के लिए समय समय पर लोकसभाओं का आयोजन होना चाहिए, संविधानों पर समय समय पर निर्धारित समय के पश्चात विचार होना चाहिए। अगली बात, कानून संबंधी विचार संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून में दो बातें आवश्यक हैं। पहला, कानून सामान्य इच्छा से संबंधित हो। दूसरा, उसका स्रोत संपूर्ण जनता हो। वो सारी बातें जनता पे टिका देता है, ये बात ध्यान रखो। रूसो सारी बातें किसके ऊपर रख देता है? जनता के ऊपर रख देता है। और जनता के ऊपर भी वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात करता है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र का वो घोर विरोधी था। उसने इंग्लैंड के बारे में कहा कि इंग्लैंड की जनता जब कॉमन सभा के लिए सदस्यों को चुनती है, उस समय वो आज़ाद रहती है और चुनने के बाद उनकी वो गुलाम हो जाती है। तो क्या कहता है? कानून में दो बातें आवश्यक मानता है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, कानून का अभिव्यक्तिकरण सामान्य इच्छा से होता है। दूसरा, उसका स्रोत संपूर्ण जनता होती है, संपूर्ण जनता होती है। उसके बाद वह कानून के कितने प्रकार बताता है? कानून के 4 प्रकार बताता है। पहला कानून संवैधानिक, संप्रभु व राज्य के संबंधों का निर्धारक। दूसरा कानून दीवानी, नागरिक संबंधों का निर्धारक। तीसरा कानून फौजदारी, जिसमें दंड के प्रावधान होते हैं। आदेशों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान, यदि इन दोनों के आदेशों का उल्लंघन होता है तो दंड का प्रावधान। और तीसरे कानून परंपरागत कानून, प्रथा परंपरा के रूप में मनुष्य के आचार विचार को प्रभावित करते हैं, मनुष्य के आचार विचार को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, परंपरागत 4 प्रकार के कानून बताता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगली बात, नेक्स्ट हम बात करें, रूसो ने कानून निर्माण हेतु एक विधि निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित की। रूसो ने कानून निर्माण के लिए एक क्या किया? विधि निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित की। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होता है। विधि निर्माण में वह जनता का मार्ग प्रशस्त करता है, विधि निर्माण में वह जनता को रास्ता दिखाता है। सच्ची स्वतंत्रता उन कानूनों के पालन में निहित होती है जो हम स्वयं के लिए बनाते हैं। कितनी अच्छी बात की उसने, सच्ची स्वतंत्रता उन कानूनों के पालन, हम अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, व्यवस्था के लिए, शासन के लिए नियम बनाते हैं। अगर हम उनका पालन करते हैं तो सच्चे अर्थों में हम स्वतंत्र माने जाएंगे। लिमिटेड तरीके से हम व्यवहार का प्रकटीकरण, प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है, रूसो ने कानून निर्माण हेतु एक विधि निर्माता की आवश्यकता महसूस की। यहाँ पर वो एक व्यक्ति के ऊपर आ जाता है। देखो, एक तरफ वो कहता है कि संप्रभु कौन होगा, अभिव्यक्तिकरण नहीं करता, लेकिन यहां पर वो अपनी बात में उलट हो जाता है। रूसो ने कानून निर्माण हेतु एक विधि निर्माता यानी पर्टिकुलर पर्सन की आवश्यकता महसूस की। वह अत्यंत प्रतिभाशाली होता है। और समाज तो प्रतिभाशाली हो नहीं सकता कि पूरा समाज ही प्रतिभाशाली हो। यहाँ पे एक व्यक्ति की बात के ऊपर आ जाता है। विधि निर्माण में वह जनता का मार्ग प्रशस्त करता है। सच्ची स्वतंत्रता कानून के पालन में होती है, और हम जो कानून बनाते हैं उन कानूनों का हमारे द्वारा ही पालन होना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता है। दिस इज रियल फ्रीडम। स्वतंत्रता संबंधी विचार। पहली बात, रूसो स्वतंत्रता का मसीहा है। वह मनुष्य का परम आंतरिक तत्व, यह मनुष्य का, स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है। स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है। स्वतंत्रता में उत्तरदायित्व की भावना होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि हम जो है अमर्यादित हो जाएं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, इस मर्यादित अमर्यादित के आधार पे हर जगह वो स्वतंत्रता का प्रयोग करने में व्यक्ति को मर्यादा में बांधता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा किसकी इच्छा है? लोक कल्याण की इच्छा है। तो लोक कल्याण की इच्छा के अनुसार बनने वाला कानून यही तो स्वतंत्रता है कि वह लोक कल्याण के आधार पर बना है, इसलिए स्वतंत्रता है वो। उसके बाद है, कानून के अनुरूप जीवन व्यतीत करना सच्ची स्वतंत्रता है। कानून के अनुरूप जीवन व्यतीत करना, दिस इज रियल फ्रीडम, यह सच्ची स्वतंत्रता है। अब वो कहता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की लाइन कैसे शुरू करता है? इसकी शुरुआत इसी वाक्य से होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है तथा सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है तथा सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा रहता है। आज का राज्य शक्ति पर आधारित है। सामान्य इच्छा के अनुसार कोई भी जीवन नहीं जीता। आज का जो राज्य है वो ये भी कहता है, अगर बात करें, हम आज बात करें तो आज का जो राज्य है वो सामान्य इच्छा के ऊपर बेस्ड नहीं है,
वह शक्ति पर, पावर के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन इसी बात से शुरू होती है। वो कहता है ना, प्रकृति की ओर लौट चलो, हमें हमारा भोलापन और जीवन की वो पूर्व अवस्थाएं लौटा दो, हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे। इस प्रकार से रूसो अपनी बातों का छोटे छोटे आंकड़ों के रूप में अभिव्यक्तिकरण करता है।